नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। यूपी लाइव में आज सबसे पहले बात होगी नमो भारत मेट्रो और नमो भारत ट्रेन के शानदार उद्घाटन की, तो वहीं बात होगी रंग, भक्ति और दिव्य मस्ती की लहरों में डूबी ब्रजभूमि की, जिसमें आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यमुना तट पर फूलों वाली पारंपरिक होली खेली गई। तो वहीं बताएंगे आपको कि गोरखपुर में पूर्वांचल के खेल विकास के लिए कौन सा बड़ा कदम उठाया जा रहा है। देंगे जानकारी उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर की, लेकिन सबसे पहले खबर प्रदेश के बजट सत्र को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेरठ में नमो भारत मेट्रो और नमो भारत ट्रेन का शानदार उद्घाटन कर दिया है, जिससे दिल्ली से मेरठ तक की यात्रा अब जादुई सपने जैसी तेज हो गई है। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ की ओर से क्या कुछ कहा गया है और यह प्रोजेक्ट कितना महत्वपूर्ण है, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो भारत मेट्रो का पूरा उद्घाटन कर दिया है, जिससे दिल्ली से मेरठ तक की यात्रा अब जादुई सपने जैसी हो गई है। पूरा नेशनल कैपिटल रीजन खुशी की लहर में डूब गया है। इस शानदार 88 किलोमीटर लंबी दिल्ली मेरठ नमो भारत रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से दिल्ली के सराय काले खां और न्यू अशोक नगर जैसे इलाके, गाजियाबाद, साहिबाबाद, गुलधर, दुआई, मुरादनगर, मोदी नगर, मेरठ साउथ, शताब्दी नगर और मोदीपुरम तक के सभी क्षेत्र से लाभान्वित होंगे, जहां रोजाना लाखों लोग अब ट्रैफिक की परेशानी भूलकर आराम से काम पर पहुंच सकेंगे। न सिर्फ मेरठ और गाजियाबाद के निवासी बल्कि दिल्ली एनसीआर का पूरा इलाका अब बेहतर कनेक्टिविटी, नई नौकरियां, रियल एस्टेट के विकास और कम प्रदूषण का तोहफा पा सकता है, क्योंकि ये सिस्टम सड़कों पर वाहनों की भीड़ घटाकर हवा को साफ और जीवन को आसान बना देगा। यह उपहार विकसित भारत की उस नींव को सुदृढ़ करने का एक नया माध्यम हम सबके सामने है, जिसमें अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में के माध्यम से भारत की ताकत दिखती है। आप याद करिए, आज से 10 साल 11 साल पहले मेरठ से दिल्ली की दूरी अपने आप में एक चुनौती होती थी। 4 से 5 घंटे में तय करने में मशक्कत करनी पड़ती थी। लोग दिल्ली दूर मान करके, थक हार करके बैठ जाते थे कि जाम में फंसना पड़ेगा, लेकिन आज 12 लेन का हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे के साथ दिल्ली से मेरठ जुड़ा है। समय दिल्ली पहुंचने में कुल 45 से 50 मिनट। और बहनों और भाइयों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो नया उपहार दिया है, या नमो भारत रैपिड रेल का और मेरठ मेट्रो का, यह अपने आप में इस दूरी को और भी नजदीक करने का कार्य कर रहा है। और इसी कार्यक्रम की दृष्टि से आज न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में नमो भारत, इस साथ साथ वंदे भारत ने एक सिटी से दूसरी सिटी को जोड़ने का जो कार्य किया, अमृत भारत के माध्यम से अत्याधुनिक, सुरक्षित और तेज पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सेवाएं आज भारत की एक नई पहचान बन रही है। इस नमो भारत मेट्रो की विशेषताएं तो दिल छू लेने वाली है, जैसे डिजाइन स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, जो पूरी दूरी को मात्र 55 मिनट में तय कर देती है। एयर कंडीशनर कोचेस, इसी के साथ साथ बिजनेस क्लास प्रीमियम लॉन्च, बेबी केयर स्टेशन और एल्डरली के साथ साथ दिव्यांगों के लिए स्टेप फ्री एक्सेस जैसी सुविधाएं, जो हर यात्रा को प्यारे पिकनिक जैसा अनुभव बनाती है। साथ ही मेरठ मेट्रो को भी एक साथ फ्लैग ऑफ किया गया है, जो उसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर दौड़ेगी और सारी क्लीन एनर्जी, एफिशिएंट ट्रेन
पर्यावरण को बचाते हुए लोगों को प्रेम और प्रगति का संदेश दे रही हैं। सरायखाले का जो बड़ा मल्टी मॉडल हब बन गया है, जहां नमो भारत दिल्ली मेट्रो रेलवे और बसों से जुड़कर यात्रा को और भी मजेदार बना देगा। आज पहली बार एक ही मंच से नमो भारत रैपिड रेल और मेट्रो सेवा का एक ही दिन शुभारंभ हो रहा है। विकसित भारत की कनेक्टिविटी कैसी होगी, ये उसकी एक शानदार झांकी है। शहर के भीतर के लिए मेट्रो और ट्विन सिटीज के विजन को गति देने के लिए नमो भारत जैसी आधुनिक ट्रेन, मुझे संतोष है कि ये काम उत्तर प्रदेश में हुआ है। भाइयों और बहनों, आज का ये कार्यक्रम भाजपा की डबल इंजन सरकार की कार्य संस्कृति को भी दर्शाता है और हमारी कार्य संस्कृति क्या है? हमारी कार्य संस्कृति है कि जिस काम का शिलान्यास किया जाए उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया जाए। और इसलिए अब परियोजनाएं पहले की तरह लटकती भटकती नहीं है। नमो भारत या मेट्रो सेवा, दोनों का शिलान्यास करने का अवसर आप सबने मुझे दिया था और आज मुझे ही इनके लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। ये नमो भारत सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के विजन का जीवंत रूप है, जो ब्रज भूमि से लेकर दिल्ली तक के लोगों के सपनों को रंगीन बना रहा है और आने वाले समय में दिल्ली पानीपत के साथ साथ दिल्ली अलवर जैसे और कॉरिडोर भी जोड़कर पूरे क्षेत्र को एक बड़े खुशहाल परिवार में बदल देगा। अब दिल्ली से मेरठ जाना न सिर्फ तेज बल्कि बेहद रोमांचक और आरामदायक हो गया है, जो हर रोज की भागदौड़ में एक प्यारी राहत बनकर लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं अब मेरठ से मथुरा का रुख करते हैं। मथुरा में होली का जश्न अब पूरी तरह जोर पकड़ चुका है। ब्रजभूमि रंगों, भक्ति और दिव्य मस्ती की लहरों में डूबी हुई नजर आ रही है। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से यहां पर तैयारियां देखने को मिल रही है। भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं आज भी जीवंत हो उठी है। यमुना तट पर फूलों वाली पारंपरिक होली खेली गई है, जहां भक्तों ने फूल बरसाकर एक दूसरे को राधे राधे के जयकारों के साथ नवाजा है। किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। मथुरा में होली का जश्न अब जोरों पर शुरू हो चुका है। पूरी ब्रजभूमि रंग बिरंगे उत्सवों की मस्ती में डूबी हुई नजर आ रही है। ब्रज की होली की शुरुआत फरवरी के अंत से हो गई है, जहां रमणरेती आश्रम जैसे पवित्र स्थानों पर फूलों वाली पारंपरिक होली खेली जा रही है और यमुना के किनारे भक्ता फूलों की वर्षा में राधे कृष्ण की लीलाओं को जीवंत कर रहे हैं। मथुरा, जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, वहां से लेकर के वृंदावन, बरसाना और नंदगांव तक हर गली मोहल्ले भक्ति, प्रेम और रंगों का अनोखा मेल बन गए हैं। अभी हाल ही में
रमण रेती में फूलों और अबीर गुलाल की होली का आयोजन हुआ, जहां हजारों भक्तों ने संगीत भजनों के साथ एक दूसरे पर फूल बरसाए और खुशी के पल साझा किए। इतनी मर्यादा पूर्वक इसमें कोई केमिकल प्रयोग नहीं किया गया, न कलर में न गुलाल में। इसमें शुद्ध केसर है, शुद्ध गुलाब जल है, शुद्ध टेसू के फूल से रंग बनाया गया है, गुलाल भी वनस्पति रंग से बनाया गया है। टेसू का रंग, केसर और चंदन और गुलाब जल, ये सब कांति के अभिवर्धक। ये कांति के अभिवर्धक होने के कारण इस ऋतु में जो आने वाले त्वचा इत्यादि रोग हैं उनका शमन करता है। ये पीत रंग, लाल रंग, ये अनुराग का रंग है। अनुरंजनम अनुरागः, अनुरंजन जो है हमारे हृदय का प्रेम, उसको प्रकट होने के लिए कभी यहाँ रंग प्रकट हो जाता है, गालों, कभी नेत्रों में प्रकट हो जाता है, कभी ऊँटों से प्रकट हो जाता है और कभी कभी हाथों से भी प्रकट हो जाता है। हमने अपने यहाँ, आपने कुमकुमा देखे हैं, ये कुमकुमा आजकल कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। विशेष रूप से आप लोगों के लिए निर्मित किए जाते हैं। ये कुमकुमा प्राचीन काल में अपने यहाँ प्रचलित थे। जो ऐसे करके तो गुलाल इधर उधर न करके जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य में। ब्रिज की होली सिर्फ रंग खेलने तक सीमित नहीं होती है, बल्कि राधा कृष्ण की बाल लीलाओं, लठमार होली, लड्डू होली और फूलों वाली होली जैसे अनोखी परंपराओं का जीवंत उत्सव है, जो दुनिया भर के श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। इन दिनों मंदिरों के आंगन में ठाकुर जी की होली की विशेष पूजा हो रही है, जहां भक्त राधे राधे के जयकारे लगाते हुए गुलाल उड़ाते हैं और एक दूसरे को रंग लगाकर प्रेम का संदेश बांटते हैं। विश्व प्रसिद्ध है ब्रिज की होली और रमणरेती आश्रम से ब्रिज की होली का आरंभ होता है और यहाँ केमिकल रहित गुलाल और रंगों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर टेसू के फूल के द्वारा जो 10 दिन से तैयार किए जाते, उसके द्वारा 10,000 लीटर रंग तैयार किया गया और केसर के रंग और चंदन का रंग तैयार किया गया। 5 कुंटल लड्डुओं के साथ होली हुई और 6 कुंटल जो गुलाल है और अबीर है उसके साथ सदगुरुदेव भगवान, रमण बिहारी भगवान और रास बिहारी भगवान ने प्रेम के रंग से सब भक्तों को सराबोर कर दिया है और उस रंग में आनंद लेकर के सभी भक्त सराबोर होकर के आनंद से झूमे। बोल होली के रसिया की जय। यहाँ जो होली का आनंद है ये ब्रज में बिल्कुल अलौकिक है। इस तरह का आनंद पूरे ब्रज में कहीं देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ स्वयं ठाकुर जी यहाँ के काशी पीठाधीश्वर जी के साथ स्वयं आकर होली खेलते हैं, संतों के साथ खेलते हैं और भक्त इतना आनंदित होते हैं। एक मर्यादित होली अगर होती है रमणरेती धाम में, जिसके अंदर प्राकृतिक टेसू के फूल इत्यादि, लठ है, लड्डू है, फूल है, बहुत सारी चीजों के साथ होली यहाँ पर खेली गई और ऐसा आनंद जो यहाँ बरसा, ऐसा आनंद शायद ब्रज में कहीं बरसता हो। शुरुआत भी यहीं से हुई है और ऐसी शुरुआत जो होली लास्ट जब पे होरंगा चलते रहते हैं और ये 1 महीने की होली चलती है, तो आज ब्रज की पहली होली का आनंद, बहुत ही आनंद आया। यहाँ सभी भक्तों ने बहुत आनंद के साथ नाचते, गाते, झूमते और ठाकुर जी ने स्वयं उनके ऊपर जाकर रंग डाला, फूल डाले, फूलों की होली खेली, रंग की होली खेली, लड्डू की होली खेली, गुलाल की होली खेली। ठाकुर जी के स्वरूपों ने जाकर ऐसी होली खेली, कुछ महाराज श्री ने खेली। तो ये होली का जो आनंद है ये अद्भुत है, अलौकिक है। जय श्री कृष्ण। आने वाले दिनों में बरसाना की लठमार होली, नंदगांव की मस्ती, बांके बिहारी मंदिर की फूलों वाली होली और फिर मुख्य दुलंडी में रंगों के साथ उत्सव चरम पर पहुंचेगा, जो 4 मार्च को रंग वाली होली के साथ अपने शिखर पर होगा। बहुत जोर का आनंद आया। इतना आनंद कहीं नहीं आता ब्रज में जितना यहाँ आनंद आता है। सब तरह की होली के लिए, रंगों वाली, फूलों वाली, पानी वाली, बहुत आनंद आया।
ब्रज जैसी होली पूरे विश्व में कहीं नहीं होती। ब्रज की होली सबसे प्रसिद्ध है। ठाकुर जी के साथ ये होली होती है और कहीं ऐसी होली नहीं होती। मुझे बहुत आनंद है। और बचपन से इस होली का हम आनंद ले रहे हैं ठाकुर जी की कृपा से और महाराज जी की कृपा से। और सबसे बेस्ट होली मानी जाती है, कोई भी केमिकल नहीं यूज होता। फूलों की होली, तेसु के फूल की होली, लड्डू होली, लठमार होली। ऐसा लगता है कि बैकुंठ से सारे देवी देवता यहाँ पे विराजमान हैं और हम उनके साथ होली का आनंद ले रहे हैं। अपने भाई बहनों के साथ, परिवार के साथ आई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार ब्रज की होली खेली है यहाँ के। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ठाकुर जी के साथ ही होली खेली। महाराज जी के दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा, बहुत आशीर्वाद लग रहा है। मथुरा की ये होली न सिर्फ रंगों का त्योहार है बल्कि भक्ति, एकता, खुशी और कृष्ण की दिव्य लीलाओं का अनुपम संगम है, जो हर आने वाले को अपनी मधुरता में डुबोकर यादों की एक अनमोल निशानी दे जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं लखनऊ में पुलिस और लुटेरों के बीच में मुठभेड़ हुई है। पुलिस के रोकने पर लुटेरों ने पुलिस पर फायरिंग की है। एक लुटेरे के पैर में गोली लगी है। दोनों के पास से लूटी हुई सोने की चेन बरामद की गई है। चोरी का स्कूटर, 2 तमंचे, 1 खोखा और 3 कारतूस भी बरामद किए गए। तो लखनऊ में पुलिस और लुटेरों के बीच में यह मुठभेड़ देखने को मिली है। एक लुटेरे के पैर में गोली लगी है। पुलिस इनसे पूछताछ करते हुए नजर आ रही है। दोनों के पास से लूटी हुई सोने की चेन भी बरामद की गई है। सर्वोदय नगर चौकी क्षेत्र में लगभग 1:30 बजे विमला देवी नाम की महिला के साथ 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चेन स्नैचिंग करी गई थी। घटना का अनावरण करने के लिए 1 सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 3 टीमें लगाई गई थीं, जिसमें गाजीपुर थाने की 2 टीमें, एक क्राइम ब्रांच की टीम थी। इन्हीं टीमों द्वारा आज जब यहाँ पे भूसेवाली रोड के पास चेकिंग करी जा रही थी तो संदिग्धों को जब पकड़ने का प्रयास किया तो उनके द्वारा पुलिस पर फायर कर दिया गया। बचाव कार्य में सिखलाए हुए तरीके से जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो उसमें से एक व्यक्ति के पैर पर गोली लगी। इनके नाम क्रमशः मोहम्मद रानू और मोहम्मद रिजवान हैं। इनके पास से 2 तमंचे, 3 जिंदा कारतूस, 1 खाली खोखा तथा घटना में जो लूटी हुई चेन थी वह बरामद तथा स्कूटी बरामद करी गई है। इसी बीच कासगंज से एक और बड़ी खबर सामने आई है। एक ही परिवार के 5 सदस्य घर में मृत पाए गए हैं। 3 दिनों से घर बंद होने से पड़ोसियों ने इसकी सूचना दी। वेल्डिंग मशीन से दरवाजा काटकर पुलिस टीम अंदर घुसी है। परिवार के मुखिया का शव पंखे से लटका मिला है। 3 बच्चों के शव के साथ मां का शव मिला है। तो परिवार के मुखिया का शव पंखे से लटका मिला है। इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस की ओर से भी जांच पड़ताल की जा रही है। 3 बच्चों के शव भी यहां से बरामद किए गए। कासगंज में एक ही परिवार के 5 सदस्य घर में मृत पाए गए हैं। 3 दिनों से घर बंद होने से पड़ोसियों ने इसकी सूचना दी। वेल्डिंग मशीन से दरवाजा काटकर पुलिस टीम अंदर घुसी। अमापुर है कासगंज में। यहाँ पे 5 लोगों के मृत्यु की सूचना मिली थी और जिसमें एक मेल है और उनकी पत्नी है, साथ में 3 बच्चे भी हैं। घटनास्थल देख के प्रथम दृष्टया ये लगा कि सुसाइड का प्रकरण है, चूंकि ताला अंदर से लगा हुआ था, कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं थी इसमें और जो शव की परिस्थितियां हैं उससे हम लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि ये सुसाइड का प्रकरण है। जो इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन है वो आफ्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोगों को प्राप्त होगी। जो यहाँ पे आम चर्चा है, जैसा लोगों से बात हुआ कि इसके पीछे आर्थिक तंगी एक वजह हो सकती है। छोटी सी एक दुकान चलाते थे, किराए पे ले रखा था। इनके घर वालों से संपर्क हुआ है। बॉडी ऑलरेडी पंचायतनामा वगैरह होकर के चली गई है पोस्टमार्टम। घर वालों से संपर्क में है, वो जैसा चाहेंगे अगर चीज़ें उस तरह से की जाएंगी और इसमें जो विस्तृत जाँच है वो भी पुलिस अपने स्तर से कर रही है। जो यहाँ पे और चीज़ें मिली हैं, फॉरेंसिक एविडेंस जो भी हमें मिले हैं उसको भी एग्जामिनेशन के लिए फॉरेंसिक। वहीं गोरखपुर के पूर्वांचल के खेल विकास के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है, जहां एक नया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम तेजी से बन रहा है। यह स्टेडियम कुल 46 एकड़ क्षेत्र में बना होगा, जिसमें मुख्य परिसर लगभग 45 एकड़ में विकसित हो रहा है और बाकी 5 एकड़ सहायक सुविधाएं जैसे पार्किंग, अभ्यास क्षेत्र और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आरक्षित रहेगा। क्या क्या तैयारियां इसको लेकर के देखने को मिल रही है, इस रिपोर्ट में देखिए।
डंपर, खुदाई और हैवी मशीनरी की ये तस्वीरें हैं गोरखपुर की। दरअसल गोरखपुर में एक नया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, जो पूर्वांचल क्षेत्र के खेल विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ये मुख्य स्टेडियम परिसर लगभग 45 एकड़ में विकसित किया जा रहा है और बाकी 5 एकड़ सहायक सुविधाओं जैसे पार्किंग, अभ्यास क्षेत्र और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आरक्षित है। स्टेडियम की क्षमता 30,000 दर्शकों की होगी और इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार डिजाइन किया जा रहा है, जिसमें 7 मुख्य पिच और 4 अभ्यास पिच शामिल होंगी। ये 2 मंजिला संरचना होगी, जिसमें आधुनिक फ्लड लाइट्स, प्रैक्टिस एरिया, ड्रेसिंग रूम, मीडिया सेंटर और अन्य उच्च स्तरीय सुविधाएं होंगी। ये स्टेडियम आईसीसी के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बनाया जा रहा है, ताकि यहाँ T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों से लेकर बड़े टूर्नामेंट तक आयोजित किए जा सकें। प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत लगभग 392.94 करोड़ रुपए है। हालांकि इसे 339 करोड़ रुपए के आसपास बताया गया है। इसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 60 करोड़ रुपए का योगदान देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ हाल ही में एक समझौता ज्ञापन साइन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में ये एमओयू लखनऊ में हुआ था और अन्य कंपनियों ने जैसे बीपीसीएल ने 30 करोड़ और एचपीसीएल ने 10 करोड़ रुपए का सहयोग देने की बात भी सामने आई है। निर्माण कार्य पहले से ही शुरू हो चुका है और राज्य सरकार ने जनवरी 2026 में पहली किश्त के रूप में 63 करोड़ 39 लाख रुपए जारी किए थे, जिससे मिट्टी भराई और लेवलिंग का काम चल रहा है। नेशनल क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पे बनाया जा रहा है और वो ऑलरेडी सैंक्शनड हो गया, जिसका काम भी मौके पे स्टार्ट हो गया। ये 30,000 प्लस कैपेसिटी का पूरा स्टेडियम होगा और इससे यहाँ के गोरखपुर के खेल को भी और बाकी बाहर से भी जितने भी लोग आके यहाँ पे देख सकते हैं उसको भी काफी बढ़ावा मिलेगा। ये फेज 1 में है, फेज 2 में और भी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज वहाँ पे डेवलप की जाएंगी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा हब बन के डेवलप होगा। इसका टारगेट 1.5 साल का रखा गया है जो स्टेडियम का है और जो समयबद्ध तरीके से इसका काम करवाना सुनिश्चित किया जाएगा। क्षमता और लागत कितनी है इसकी? नहीं, क्षमता जैसे मैंने बताया कि 30,000 की कैपेसिटी का ये स्टेडियम है और अराउंड 300 करोड़ प्लस का इसका पूरा लागत है, जिसको CSR प्लस शासन के द्वारा संयुक्त पैसा देके इसको बनवाया जा रहा है। सर, अभी किस तरह के वर्क चल रहे हैं वहाँ पर? ये अभी मेनली मिट्टी फिलिंग का वर्क और बेसिक वर्क स्टार्ट हो गया है, क्योंकि काफी थोड़ी सी लो लैंड है तो इसमें अर्थ फिलिंग भी काफी होगी, तो उसका वर्क स्टार्ट हो गया। स्टेडियम में 7 मुख्य पिचें और 4 अभ्यास पिचें होंगी। साथ ही डे नाइट मैचों के लिए फ्लड लाइट्स की व्यवस्था होगी। इसमें आधुनिक मीडिया सेंटर भी बनेगा और 1500 से ज्यादा वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा रहेगी। डिजाइन ग्राउंड प्लस 2 मंजिला होगा, जो इसे बहुउद्देशीय बनाएगा ताकि क्रिकेट के अलावा अन्य बड़े आयोजन भी यहां हो सकें। ये स्टेडियम गोरखपुर हवाई अड्डे से करीब 23.6 किलोमीटर दूर है, जबकि राप्तीनगर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से भी आसानी से पहुंचा जा सकेगा और राजमार्ग से जुड़ने वाली एक नई संपर्क सड़क भी बनाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट से पूर्वी उत्तर प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा मिलेगा, खेल पर्यटन बढ़ेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी, क्योंकि आसपास पहले से ही वेटनरी कॉलेज और कान्हा गौशाला जैसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो क्षेत्र को और विकसित कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये स्टेडियम गोरखपुर को क्रिकेट के नक्शे पर एक नया केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। चलिए फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।